23 साल है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाहर से दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खुलने की आवाज़ आई कि मैं अपनी चप्पल पहन के फ़ौरन भागी। मैं जैसे ही दरवाज़े तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोती हुई अंदर आईं और भागते-भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गईं, जबकि मम्मी उनके पीछे बहुत मुतमईन सी अंदर आईं। मैंने जब मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी, तब वो मुझसे कहने लगीं कि वो ड्रामा कर रही है, तुम उस पर ध्यान न देकर अपनी परीक्षा पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भाभी तो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने कभी किसी किस्म का ड्रामा या मक्कारी नहीं की, तो फिर मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं? ये सोचती हुई मैं परेशान सी अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। पूरा दिन यूं ही खामोशी से उदास गुजरा था। पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मेरी परीक्षा आने वाली थी, तो मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मजबूरन खाना भी मम्मी को ही बनाना पड़ा। ये मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से भाभी शादी हो करके आई थी, उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थीं। मेरे भाई किसी और शहर में जॉब करते थे, कल वो आने वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे, तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती थीं और फिर बाद में खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतज़ार करती थीं। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे ये मामला, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा था। लेकिन मैं चुपचाप ये सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे सख्ती से ये सब भाई को बताने से मना कर दिया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए बैठी हुई थी। सुबह हो गई, दूसरा दिन भी ऐसे ही चलता रहा। भाभी ने खुद को कमरे से नहीं निकाला और आज खाना भी मम्मी ने खुद ही बनाया। रात जब भाई घर आए, डाइनिंग डाइनिंग टेबल पर भाभी को नहीं पाकर वो मम्मी से उनके ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ा कर बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा, तो मम्मी ने मुझे घूर कर चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गई कि चलो, भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सच वैसे भी सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी का कमरा अंदर से बंद था। तो भाई को घबराहट होने लगी और वो जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आ गए और रूम खोलने लगे। भाई जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही हैं। भाई ने जल्दी से अपना रूम अंदर से लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी और जब वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में गए, लेकिन मुझे देखकर कहने लगे कि छोटी, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भाई का हुक्म सुनते ही एकदम से कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुप कर उनकी बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं। भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में मम्मी से कह रहे थे, मम्मी आपको भगवान का वास्ता, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दें, वो बहुत सीधी है, बहुत सुशील है, आप उससे ऐसा काम नहीं करवाएं। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो वो खुद दे देगा। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी 2 टके के बाबा या किसी गली मोहल्ले के ढोंगी तांत्रिक के पास लेकर गईं, तो याद रखिएगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाऊँगा और ये घर छोड़ दूँगा, और ये सिर्फ धमकी नहीं है। भाई की घर छोड़ने की बात पर मम्मी फ़ौरन रोने लगी और कहने लगी कि बेटा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुँह देखने के लिए ही तो ये जतन कर रही हूँ। लेकिन बेटा, तुझे अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं लेकर जाऊँगी दोबारा उसे। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू ये घर छोड़कर नहीं जाना, मैं कैसे रहूँगी तुम लोगों के बिना। भाई मम्मी की बात सुनकर ठंडे पड़ गए और मम्मी को गले लगाकर बोलने लगे कि मैं मम्मी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन याद रखें कि मेरी पत्नी बहुत सीधी और सुशील और पवित्र औरत है, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भगवान के लिए उसे किसी के सामने ना लेकर जाएं। मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में आ गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगातार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही हैं। मम्मी भाभी को आखिर किस तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई थी? क्यों भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे? मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, वो ये सब नहीं कर सकती, उसे ये अच्छा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो दाल में काला है। ये मेरे दिमाग में एकदम आया कि कहीं मम्मी भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही। ये सोचते ही मैंने एकदम अपनी सोच को ना में बदला कि ऐसा नहीं हो सकता, भला मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेंगी।
भला मम्मी अपने ही बेटे का घर क्यों ख़राब करेंगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, बहुत सुशील है। कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैं इन्हीं सोचों में बहुत देर तक उलझती रही। आखिर मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सर झटक कर पढ़ने बैठ गई। पूरे 10 दिन तक हम सबके साथ समय गुजारा और फिर वो अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर में चले गए। दिन यूं ही गुजरने लगे, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा। मम्मी उस दिन के भाई के जाने के वाली बात धमकी के बाद भाभी को किसी भी पंडित या बाबा के पास लेकर नहीं गई। इसीलिए भाभी बहुत खुश हुई और इत्मीनान से रहती थीं। भाभी अब हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छा समय बिताती थीं। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात का पूछती जिस दिन वो रोती हुई घर आई थीं, तो वो घबरा कर बात बदल देती और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती। मुझे उनके इस व्यवहार से बहुत हैरत होती कि आखिर भाभी इस तरह घबरा क्यों रही हैं और मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वो अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उनसे पता नहीं क्या क्या कहती रहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाती। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से से बातें भी सुना देती और कभी कभी तो कमरे से निकल जाने का भी कह देती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और हैरत में भी थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज चल रहा है मम्मी और भाभी के बीच में। मम्मी अपना व्यवहार ऐसा क्यों कर रही हैं, जैसे कि वो कोई राज छुपा रही हों। कुछ तो था ऐसा जो गलत था, कुछ तो था ऐसा जो मम्मी हम सब से छुपाकर भाभी से करवा रही थी। लेकिन वो आखिर ऐसा कौन सा राज था। मुझे अक्सर ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा परेशान रखते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था। ना मैं ऐसे किसी पर इल्ज़ाम भी लगा सकती थी, इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतज़ार करने लगी। अब घर का माहौल मुझे बहुत ज़्यादा घुटन सा लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती। भाभी ने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था और उसकी वजह यही थी कि वो जब भी मेरे पास बैठती थी तो मैं वही सवाल करने लग जाती। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी थी। जबकि मम्मी तो गुस्से में घूमती ही रहती थीं, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा ना हो रहा हो, जैसे उनका कोई काम पूरा ना रहा हो। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे सख्ती से डांट दिया करती। मैं बहुत बेसब्री से भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने 2-3 बार भाई को कॉल करके कहा भी भाई इस बार प्लीज़ जल्दी घर आ जाए, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बुलाने पर घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ भी छुट्टी पर गए हैं, इसलिए मैं चाह कर भी नहीं आ सकता। बस बेटा, बस कुछ दिन की ही तो बात है, फिर मुझे आ ही जाना है। फिर हम बैठ कर आराम से बातें करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मुझे चुपचाप रहना पड़ा। मैं चुपचाप भाई के आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए घर आईं। मम्मी से मिलकर वो मम्मी की आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लगी, बल्कि उनकी सारी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब सी थीं। जबकि मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनका पूरा पूरा साथ दे रही थीं, जबकि उनकी यही चीज़ मुझे चौंकने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी, तभी भाभी नाश्ते से भरी ट्रे लेकर आईं। भाभी ट्रे रखने के बाद उठकर जाने ही लगी थीं, तभी मम्मी की दोस्त रितु आंटी ने उनका हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। भाभी ने उनको सवाल भरी नज़रों से देखा। रितु आंटी के कुछ भी बोलने से पहले मम्मी बोल पड़ी, सलोनी बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनकी दोस्त बार बार नज़रों से बातें कर रही थीं और फिर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे। रितु आंटी भाभी का हाथ पकड़कर घमंड से कहने लगी कि देखो, अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ मेरे बेटे की शादी को, और देखो मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपनी शादी के पहले ही साल मेरी बहू ने मेरी गोद में एक सेहतमंद पोता डाल दिया। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। रितु आंटी का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वो भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हों। भाभी भी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थीं। वो और कर भी क्या सकती थीं। इतनी देर में मम्मी की फ्रेंड बोल पड़ी। अब वो बाकायदा भाभी से पूछने लगीं, तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुके हैं, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई अभी तक? भाभी उनका सवाल सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थीं। वो नज़रें झुकाए ना में सिर हिलाने लगीं। रितु आंटी फिर से भाभी का चेहरा छू कर कहने लगीं कि बेटा, हो तो तुम बहुत खूबसूरत, कोई ऐब भी नज़र नहीं आता तुम में, तो आखिर बात क्या है कि अभी तक तुम खाली दामन हो? फिर वो एकदम से चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बांझ तो नहीं? उनका सवाल सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी कि नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है।
जब भगवान को मंजूर होगा तब भगवान मेरी झोली ज़रूर भरेंगे। जबकि आंटी भाभी की बात सुनकर अपना चेहरा मुरझाकर बोली कि बेटी, प्रार्थना के साथ साथ दवा और झाड़ फूँक भी ज़रूरी है, लेकिन आजकल की नस्ल को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गईं। आंटी भी मम्मी से मिलकर चली गईं। रितु आंटी के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आईं और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मम्मी, मैं राज़ी हूँ उस बाबा के पास जाने के लिए, बस ये बात किसी भी तरह विकास को पता ना चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी कि ये तो तूने बहुत अच्छा फ़ैसला किया, और भला मैं क्यों बताऊंगी अपने बेटे को, बल्कि तू ये ख्याल रखना कि किसी भी तरह ये बात उसके कानों तक ना पहुँचे। भाभी रोते हुए मम्मी से कहने लगी कि बस मुझसे अब और बांझपन के ताने नहीं सहे जाते, बस इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है, और आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी भी तरह से ये बात विकास को पता लगने नहीं दूंगी। भाभी ये कहते हुए और रोते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गईं। जबकि भाभी के जाते ही मम्मी भी हंसती हुई अपने कमरे में चली गईं। मम्मी का ये व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं भी धीरे से मम्मी के पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंदर झाँकने ही लगी थी कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही थीं कि वाह रितु, क्या एक्टिंग की है तूने, देख तेरा नाटक काम आ गया। तेरे जाते ही मेरी बहू मेरे पास आई और वो सब करने के लिए राज़ी हो गई, जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राज़ी नहीं कर सकती थी। देख रितु, तेरी एक चाल में ही मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अरे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहू उस बाबा के पास जाने के लिए मान गई है। मम्मी खुशी खुशी बोले जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और यहाँ खड़ी रही तो मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊँगी। मेरे लिए यही सोचना ही जान का बवाल था कि मम्मी ने किस तरह भाभी को अपने इस घिनौने जाल में फंसाया था। भला मम्मी ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैं यही सब सोचने में मगन थी जब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी उनके दरवाजे से निकलकर अपने कमरे में आ गई। मम्मी भाभी के कमरे में जाकर भाभी से बोली कि कल शाम को तैयार रहना, शाम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। मम्मी और भाभी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गईं, लेकिन ना तो मुझसे खाना खाया गया और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली हैं। आखिर वो क्या करवाना चाहती हैं भाभी से। इन्हीं सोचे में मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। देर रात से सोने की वजह से सुबह मेरी आँख बहुत ज़्यादा लेट खुली थी। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भागी। मुझे ये सोच परेशान कर रही थी कि कहीं मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई। लेकिन मैं जब आंगन में गई तो मैंने देखा कि भाभी वहीं हैं। ऐसे ही टेंशन में वक्त गुजरता गया। शाम हो गई। शाम को मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हुई मम्मी का इंतज़ार कर रही हैं, जबकि मम्मी पता नहीं किससे अंदर अपने कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आई और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की ये बात सुनकर भाभी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गईं। मुझे जानकर बहुत हैरानी हुई कि आखिर मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दी। फिर मैंने यह सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर आ गया हो। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी पोटली उठाए घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रही हो, तो मम्मी फ़ौरन गुस्से में बोली कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तुम मेरी बेटी हो ना कि मैं तुम्हारी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का ये व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुई और फिर चुपचाप किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं वहीं बाहर बैठकर पीने लगी। अभी मैंने 2-4 घूंट पिए ही थे कि मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सीधे भाभी के कमरे में चली गई। मैं भी अपनी चाय वहीं छोड़कर उनके पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपने दुपट्टे से एक बॉटल खोलकर भाभी को दी। वो कहने लगी कि बाबा ने ये तेल दिया है और वो कह रहे हैं कि ये तेल उन्होंने बांझ औरतों के लिए तैयार किया है। ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है ये तेल। बाबा कह रहे थे कि तुम्हें ये रोज़ाना तेल अपने पेट पर लगाना है, देखना कि तुम कुछ दिन में ही गर्भवती हो जाओगी। और सबसे अहम बात कि बाबा जी ने इस तेल पर मंत्र पढ़कर फूके हैं। वो कह रहे थे कि अगर किसी का पति नामर्द हो तब भी उसकी पत्नी ये तेल लगाने से गर्भवती हो जाती है। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके वो तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा की किसी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटियों वाले तेल पर यकीन था। आखिर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस नहीं बना पाई है। ये तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी भाई के ज़ोरदार नमस्ते करने की आवाज़ से मैं होश में आई और खुशी से उनके गले में झूल गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आपसे मिलने
का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब कहा था। अब घर का माहौल खुशगवार हो गया था। मम्मी भाई से छुप कर वो तेल रोज़ रात को भाभी को लगा रही थी और भाभी भी चुपचाप से वो तेल लगवा लेती थी, क्योंकि वो भी माँ बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आई और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। मम्मी खुशी से भाभी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली, बहू देख बाबा जी के तेल का कमाल। भाभी ज़ोर ज़ोर से हाँ में सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं भाभी के कमरे में गई और वो तेल चुपके से अपने दुपट्टे में छुपा कर अपने कमरे में चली आई। अब मैंने मम्मी और भाभी से छुप कर वो तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी आंखें बाहर को आ गईं। मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया हो, जैसे मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो रहना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो चुकी थी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदौलत ये कैसे मुमकिन था। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए मैं वो तेल की बोतल भी अपने साथ ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैं सीधा लेबोरेटरी गई और वहाँ के डीन से बात करके 4-5 एक्सपेरिमेंट टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं अपनी सोच समझने की शक्ति भूल चुकी थी। मैं हैरत से दंग बस उस तेल को देखे जा रही थी। मैं जल्दी से वो तेल पकड़कर अपने घर भागी। मेरा नाम माही है। मैं एमबीबीएस पढ़ रही थी। हम 2 बहन भाई हैं। मेरे पिताजी 5 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। मेरे भाई की शादी मेरे पापा के दोस्त की बेटी से हुई थी। मैं गर्भवती होने के बाद जब मैं तेल टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी पहुंची तो मुझे मालूम हुआ कि वो सादा सा नारियल तेल है। इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटियाँ, कोई और दवाई शामिल नहीं है। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया, इसलिए मैं तेल पकड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी से मैं सीधा हॉस्पिटल आई और सीधा अपने टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको लगातार उल्टियाँ हो रही हैं। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई, क्योंकि एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी। डॉक्टर के बताने के बाद और उनके इंस्ट्रक्शन लेकर मैं घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाभी को बुलाकर इस तेल की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो ये सब सुनते ही सदमे में चली गईं, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से वो बाबा फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार उसके पास गई तो वो इंसान कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू रख देता। मैंने मम्मी को ये सब बताया, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। मम्मी का भरोसा टूटा तो वो रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटी की संतान देखने की खातिर इतनी अंधी हो गई थी कि उस फरेबी को पहचान नहीं सकी। ये मामूली सा तेल उसने मुझे 2 तोले सोना और 1 लाख रुपए देकर दिया है। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी कि आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया, हाय मेरी दौलत। और मैं अफसोस से उनको देखने लगी। भाई ने एकदम उस ढोंगी और फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि उस बाबा के खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी। इसलिए अगले ही दिन उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी पूरी तरह से बंद करवा दिया गया। भाई उस बाबा का अंजाम बताकर बस इतना बोले कि मम्मी, अगर इस दुनिया में कोई भी पत्ता भी हिलता है तो वो भी भगवान की मर्जी से, इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उसके लिए सब्र करना शर्त है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सब्र से काम लिया होता तो आज अपनी सदियों की जमा पूंजी लुटा कर न बैठी होती। मम्मी ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उन्हें शायद भाई की बात समझ में आने लगी थी।